हमारी कोशिश है एटलीस्ट हमारे माध्यम से जो चीज़ जारी हैं, बुक्स या नोटबुक्स, उसको हम महंगा नहीं होने देंगे। हम सभी प्रकाशकों ने आपस में बड़ी विचार विमर्श किया है कि किसी भी इशू में हम अपने लेवल पर अपने बच्चों को जो किताबें मिलेंगी, किताबों की सुंदरता में, किताबों के कंटेंट में, किताबों की डिलीवरी में कहीं पर कमी नहीं होगी। प्राइस को हम पूरा कंट्रोल करेंगे, 7 से 8% प्राइस नहीं बढ़ने देंगे। नमस्कार। आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिनमें आउटलुक इंग्लिश, आउटलुक हिंदी जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए आज के अपने खास मेहमान से हम आपका परिचय करा दें। भारत के जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी, प्रकाशक और गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के निदेशक श्री दिनेश गोयल। गोयल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गोयल जी, सबसे पहला कि आपका नाम देश के जाने माने पब्लिशर्स में लिया जाता है और पब्लिशर्स की जो ये दुनिया है, किताबों की ये दुनिया है, इसमें आपने अपने आइडिया से एक नया आयाम सेट किया है। हमारे दर्शक दिनेश गोयल जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आनंद जी, आउटलुक की खास मुलाकात में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मैं तहे दिल से आउटलुक ग्रुप को उन शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं ये ग्रुप और आगे बढ़े और अच्छी न्यूज़ समाज के लिए, जिसमें समाज का हित हो, वो न्यूज़ को आगे आप लाएँ। अब जहाँ तक एज ए पब्लिशर और एज ए सोशल वर्कर एक जिम्मेदारी होती है हर इंसान की। मेरा प्रोफेशनली आई एम ए पब्लिशर, बट साथ साथ एक समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। सोसाइटी इज़ ए पार्ट ऑफ कंट्री। तो एज ए पब्लिशर तो हमेशा रहा है कि हम एक मीनिंगफुल बुक्स हों, रीजनेबल प्राइस में हो, जो एक आम व्यक्ति की रीच में हो। उसमें हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे ऑथर्स से, अच्छे एडिटर से किताबों को लाएं और मार्केट से अच्छी उपलब्ध बाकी चीज़ों ध्यान में रखते प्राइस को अच्छी रीजनल प्राइस में मार्केट में आम बच्चे के पास पहुँचाएँ। बट इस साल कुछ पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड एक का एक प्राइस में बूम आया है। पेपर प्राइस में, वैसे तो सभी चीज़ें में बूम आया है, बट पेपर प्राइस में एकदम अराउंड 25% के आसपास लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर, सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक आते आते प्राइस इतनी बूम कर गई हैं कि मजबूरन पब्लिशर्स को चाहते नहीं थे इस साल हम किताब की प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि 2 साल की परिस्थिति देखते हुए सही पब्लिशर्स ने कोशिश की थी हम कोई प्राइस चेंज नहीं करेंगे, जैसे लास्ट ईयर नहीं की थी, बट मजबूरन प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। तो मैं अपनी सरकार, भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा। वैसे तो उनका बहुत कंट्रोल रहा है हर चीज़ में, पिछले काफ़ी टाइम से देख रहा हूं मैं, बट मैं चाहूँगा कि पेपर इंडस्ट्री की तरफ उनका ध्यान जाए। जैसे उन्होंने फार्मास्यूटिकल में काफ़ी प्राइस को रेगुलेटरी किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो पेपर मिल इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठकर प्राइस पर कंट्रोल करें कि प्राइस बढ़ने का कारण क्या है। अगर वो रीजनेबली उनकी चीज़ में, उनकी रीच में नहीं है तो अलग बात है, अगर उनकी रीच में है तो मैं चाहूँगा कुछ ना कुछ प्राइस पर कंट्रोल किया जाए। मैं अपने कुछ पिछला अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीइंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिशर्स, डिफरेंट एसोसिएशंस में रहा हूँ, एजुकेशन पब्लिशर, फेडरेशन एजुकेशन पब्लिशर, इंडियन पब्लिशर्स, बुक पब्लिशर्स। मैं हमेशा, मेरे एक मित्र हैं नवीन जोशी जी, वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं। उनके साथ हम जब भी गए हैं और हमारी कोशिश रही है कि चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी हो, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात को रखें। अराउंड 3 to 4 years बैक जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब प्रकाश जावड़ेकर जी थे, हम उनके पास भी गए, मीडिया के लोग भी थे उस साथ में। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि साहब एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जिसमें कंटेंट पर और प्राइस पर एक कंट्रोल हो। और क्योंकि एक
छवि ऐसी बन गई है प्राइवेट पब्लिशर्स की या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की या प्राइवेट स्कूल्स की कि शायद ये ओवर चार्जिंग करते हैं। कुछ ऐसे अपवाद होंगे, कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो इसका मिसयूज़ भी करते हैं, बट उसके साथ साथ जो बाकी बिल्कुल सही हैं वो लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है। तो मैं चाहता हूँ सरकार जैसे फार्मास्यूटिकल पर एक रेगुलेटरी बोर्ड बना के प्राइस पर कंट्रोल किया है, ऐसे पेपर इंडस्ट्री पर भी और पब्लिशिंग इंडस्ट्री पर भी एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाए, कंटेंट पर, प्राइस पर, हर चीज़ पर, जो हमारे बच्चों को जब भी चीज़ मिले अच्छी मिले और सही प्राइस पे मिले। जैसे एनसीईआरटी है, उनकी कोशिश होती है कि रीजनल प्राइस में मिले, तो उस प्राइस को तो नहीं ला सकते क्योंकि उनके और हमारे में बहुत अंतर है, दो मैं इस कार्यक्रम में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और बट ये जो चाहूँगा कि प्राइस शुड बी रीजनेबल एंड कंटेंट शुड बी गुड ऑन ए रीजनल प्राइस। दिनेश जी, आप फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल पब्लिशर्स इन इंडिया और एसोसिएशन ऑफ स्कूल बुक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। सितंबर 2021 के बाद से कागज़ के दामों में 25 से 30% तक का इजाफा हुआ है। कागज़ उद्योग और जो पब्लिशर्स हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो उनके पास कोई समाधान नहीं है कागज़ को रिप्लेस करने का, क्योंकि ये खाली एक मिल ने प्राइस नहीं बढ़ाई है, ऑलमोस्ट सभी मिल्स ने अपनी प्राइजें बढ़ाई हैं, चाहे वो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है जी। हमारे पास चॉइस नहीं, किताबें छापने के लिए पेपर तो चाहिए। और जब पब्लिश प्रिंटर्स पेपर के साथ साथ प्रिंटिंग की रेट भी बढ़ जाते हैं तो बाकी चीज़ रेट बढ़ जाते हैं। तो हमने कोशिश करी मिल इंडस्ट्री के साथ बैठ के और रीज़न जानने की कोशिश की, तो हर एक के पास बहुत एक्सक्यूज़ हैं कि साहब ये मटेरियल महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, बट कुछ कन्विंस नहीं हो पाया कि ये 20 से 25%, मान लिया मटेरियल कहीं 5 से 10% महंगा भी होता है, तो सारे प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, मटेरियल के ऊपर और बहुत सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने साइमल्टेनियसली जैसे मटेरियल की प्राइस बढ़ी, सब चीज़ प्राइस बढ़ा दी ओवरऑल ही। जैसे पेट्रोल की, डीजल की प्राइस बढ़ी थी, तो लोगों ने कार्टेज के अंदर, उस कार्य के अंदर कार्टेज का रोल बहुत छोटा होता है, कार्टेज के अंदर पेट्रोल डीजल का रोल के ऊपर एक एक सबकी प्राइस बढ़ा दी। और जब प्राइस सरकार ने घटाई डीजल की प्राइस या पेट्रोल की, तो उन लोगों ने अपनी प्राइसें कम नहीं करी। तो हमारे ये देखा जा रहा है शुरू से कि प्राइसें बढ़ती हैं, रुक तो जाएंगी, कम नहीं होती फिर। तो वही पेपर इंडस्ट्री के साथ में है। मैं चाहता हूँ कि वो फर्दर और प्राइस ना बढ़े, जिससे कि एटलीस्ट टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स और जो भी सिलेटेड आइटम्स हैं उनकी प्राइसें आगे ना बढ़ पाएँ। एक सवाल गोयल जी की, मेरठ की एक संस्था एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन बुक पब्लिशर्स, उसने अभी एक सभी वितरकों को अपने एक पत्र लिखा जिसमें जिससे यह पता लगता है कि कोरोना के बाद से पब्लिशर्स की एक जो बड़ी राशि है वो वितरकों के पास फंसी हुई है। पब्लिशर्स गोदाम के किराए, स्टाफ, बिजली का जो बिल है वो सारा वो भुगतान कर रहे हैं। तो एक तो वितरक पब्लिशर्स का पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा जो ऑर्डर था वो भी अब पहले की तरह नहीं रहा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कोरोना कॉल के अंदर कुछ लोगों ने इस सर्कमस्टांसेस का मिसयूज़ किया है, कुछ की मजबूरी रही है, कुछ ने इसका मिसयूज़ भी किया है। एक्सक्यूज़ मिल गया उनके पास, सेम हमारे वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, कि उनके एक्सक्यूज़ आता है जब पेमेंट मांगते हैं कि साहब आपका माल नहीं बिका, बच्चों ने किताबें नहीं ली। हम कहते हैं माल वापस कर दीजिए साहब, अब स्कूल खुलने वाले हैं, अब स्कूल खुलने वाले हैं, किताबें बिकेंगी। हम कहते हैं कुछ किताबें रख के बाकी वापस कर दीजिए, नहीं साहब अभी बस भेज रहे हैं। तो उनको एक्सक्यूज़ मिल गया। तो हमारे यहाँ समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ज़रा सा एक्सक्यूज़ मिलता है वो तो उसका पूरा मिसयूज़ करते हैं। तो हम पब्लिशर्स की अपनी लिमिटेशंस रही हैं, और जहाँ तक आपने कहा वेयर हाउस एक्सपेंसेस भी हैं, स्टाफ एक्सपेंसेस भी हैं, दूसरे एक्सपेंसेस जुड़े हैं उसके साथ में। तो पब्लिशर के पास दोहरी मार पड़ी है। स्कूल में किताबें कम बिकी हैं नो डाउट, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो आपस में एक्सचेंज कर ली। किताबें की कंडीशन ऐसी रही कि अगले साल रिपीट हो गई। दोहरी मार, इधर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ना मिलना, अपने एक्सपेंसेस आपके खड़े हुए काफ़ी बड़े तो लेवल पर। आप स्टाफ को ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि 25-25, 33-35 साल पुराना स्टाफ है, उनको ये भी नहीं कह सकते कि थैंक यू वेरी मच। हो सब कुछ को अपने 5-7% को रीजनेबली रिस्पेक्टफुली बाय बाय भी किया हो, बट आपके पास मेजोरिटी स्टाफ बहुत पुराना होता है इस इंडस्ट्री में। बट वो सबको ध्यान में रखते हुए चलो पुराना पब्लिशर्स ने अपना कुछ जो 2 पैसे जोड़े हुए थे तो वो उसके हिसाब से उन्होंने उसको बड़ा मैनेज किया।
कुछ स्टाफ ने भी मैनेज किया कि अपने सकम से देखते हुए, बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे वेयर हाउस के या इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर्स के, जो हम चाह के भी नहीं कम कर पाए। और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों से और अपने स्कूल के स्कूल वालों से भी प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ एज जल्दी एज पॉसिबल स्टॉक को रिलीज़ करें, पेमेंट रिलीज़ करें, सो दैट हम फ्यूचर के लिए प्लान करें, क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, उसमें नेक्स्ट ईयर को ध्यान रखते हुए 2023 को ध्यान रखते हुए हम अपने स्टॉक को मिनिमम से मिनिमम लाएँ, जिससे नेशनल लॉस ही है, किसी का उसमें फ़ायदा नहीं है। तो मैं अगेन स्कूलों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले साल जब ऑर्डर दें 2022 सेशन के लिए, तो जितनी डिमांड हो उससे बल्कि 10 मिनट कम दे ऑर्डर, ना कि 10 मिनट एक्स्ट्रा दें ऑर्डर। 10 मिनट कम ऑर्डर देंगे जिससे कि वो स्टॉक अनसोल्ड के तौर नेचर में वापस नहीं आएगा, उसकी कंडीशन खराब होती है, और वो आने के बाद क्योंकि अगले साल सिलेबस पूरा चेंज हो रहा है, वो काम भी नहीं आएगा। तो मेरी इस आपके आउटलुक मुलाकात के माध्यम से एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि स्कूलों को पर्टिकुलरली और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहूँगा कि ऑर्डर देते हुए थोड़ा ध्यान रखें कि ये वापसी अगले साल ये नेशनल लॉस है। हमारा लॉस तो है ही है, वो नेशनल लॉस भी, क्योंकि किसी काम नहीं आएगा वो। तो ये अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं चाहूँगा इसको अधिक से अधिक लोगों में बात पहुँचाई जाए कि स्कूल और बुक सेलर्स ऑर्डर देते वक्त ख्याल करें कि जितनी डिमांड से 10 मिनट कम दी जाए। बिल्कुल सही, वक्त का तकाजा भी यही है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और भारत के जाने माने शिक्षाविद और गोयल ब्रदर्स प्रकाशन के निदेशक श्री दिनेश गोयल जी के साथ इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक कामयाब इंसान यूं ही कामयाब नहीं होता। संघर्ष, सूझबूझ और कड़ी मेहनत के साथ सालों बीत जाते हैं और तब जाकर कहीं बनती है पहचान। आउटलुक डिजिटल के मंच पर ऐसे ही कुछ आइकन से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात, खास मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं भारत के जाने माने शिक्षाविद और पब्लिशर श्री दिनेश गोयल जी के साथ। गोयल जी, यदि कागज़ की कीमतें बढ़ी हैं तो जाहिर है कि किताबों के मूल्य, नोटबुक्स और दूसरे जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, इस पर इनका असर तो आएगा। तो इसका संतुलन कैसे बनेगा? और आपकी जो एक संस्था है जिसके कि आप अध्यक्ष हैं, एसोसिएशन ऑफ स्कूल बुक्स फेडरेशन, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नवीन जोशी जी, हाल में एक मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने भी इस पर मुझसे चर्चा की थी। तो चूँकि एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, आपका क्या नज़रिया है इस पर? अगेन आनंद जी, फिर से मैं आउटलुक खास मुलाकात में बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका। और आपने वही इशू फिर लिया है, निस्संदेह हमारे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और आम बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। पब्लिशर्स के पास जब 25 से 30 पर मटेरियल की चीज़ें महंगी आती हैं, पर हमने वो अपने बुक्स की प्राइस 25 से 30 पर नहीं बढ़ाई हैं, पर भी 7, 8, 10% से ऊपर हमने नहीं बढ़ाई, जबकि लास्ट ईयर 2020-21 में हमने कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाई थी। और हमारी कोशिश ये थी कि हम इस सेशन में भी 22 सेशन में भी कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बट जो पीछे से सरकमस्टांसेस आई है हमारे पास, उसके हिसाब से प्राइस है 25 से 30 पर मटेरियल महंगा होने के बावजूद हमने प्राइसों को कोशिश करी है कहीं पर भी 5, 8, 10% ऊपर प्राइस ना बढ़े। और इसके लिए हमारे सभी प्रकाशकों ने, मैं पर्टिकुलरली नवीन जोशी जी मेरे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत इसको जाके लोगों से बात की है कि हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करें और हम कोशिश करें अपने खर्चे को कंट्रोल करें, और हम अपने बच्चों को किताबों की प्राइस में किसी भी हालत में ज़्यादा महंगी ना होने दें, क्योंकि 2 साल से वो पेरेंट्स पहले उनके भी सर्कमस्टांसेस ऐसी रही हैं सोर्स के मनी सोर्स के मामले में। तो हम नहीं चाहते उनकी पॉकेट में इसका असर पड़े, क्योंकि फ़ीस भी देनी पड़ती है उनको, यूनिफॉर्म के पैसे भी हैं, सभी चीज़ों के हैं। यूनिफॉर्म में भी देख रहा हूँ काफ़ी कपड़ा उद्योग में काफ़ी महंगा हो गया है, की प्राइस कहीं पर भी 7-8% से ऊपर 10% से ऊपर जाएगी। हम भी आपको आश्वासन देते हैं, हमारी फेडरेशन के थ्रू हम पब्लिशर ने कहीं पर भी किसी भी ढंग से 7-8% से ऊपर प्राइस नहीं बढ़ने देंगे। गोयल जी, अब तक जो जितनी बातें आपने की हैं, तो आपकी बातों से ये साफ जाहिर है कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा अब पहले से और महंगा होगा। हमारी कोशिश है एटलीस्ट हमारे माध्यम से जो चीज़ जा रही हैं, बुक्स या नोटबुक्स, उसको हम महंगा नहीं होने देंगे।
जो चीज़ फीस पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो स्कूल के लोग जानते हैं। बाकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट्स है या यूनिफॉर्म्स हैं या स्कूल में दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, उस खर्चे को हमारी रीच में नहीं है। हमारी रीच में बुक्स एंड नोटबुक्स हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि 7-8% से ऊपर इनकी प्राइजें नहीं बढ़ेंगी, जबकि लास्ट ईयर नहीं बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन देखते हर साल 4-5% बढ़ती थी, तो वो 8% वैसे तो ठीक थी, बट हमें कह लग रहा है क्योंकि कोविड के माहौल के बाद से निकल के आए लोग, नहीं बढ़नी चाहिए। इससे हम आश्वासन दे रहे हैं, हमारी फेडरेशन आश्वासन दे रही है। हम सभी प्रकाशकों ने आपस में बड़ी विचार विमर्श किया है कि किसी भी इशू में हम अपने लेवल पर अपने बच्चों को जो किताबें मिलेंगी, किताबों की सुंदरता में, किताबों के कंटेंट में, किताबों की डिलीवरी में कहीं पर कमी नहीं होगी। प्राइस को हम पूरा कंट्रोल करेंगे, 7 से 8% प्राइस नहीं बढ़ने देंगे। और मैं अपनी सरकार, भारत सरकार से चाहूँगा, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, बड़े जागरूक प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े मैं समझता हूँ कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे को उनके इस अच्छे टाइम पर काम करने का मौका मिल रहा है। और उनका पूरा प्रयास रहता है कि मेरी आम व्यक्ति को, जैसे उन्होंने डीजल प्राइस काफ़ी कम किया पेट्रोल की, मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ पर ध्यान दें, हम पब्लिशर पर ध्यान दें, हमें एक हिस्सा बनाएं, कभी भी हमें बुलाया जाए। हम पूरी कोशिश होगी कि भारत सरकार के किसी भी कार्य में हमारी इंडस्ट्री पर जो अब तक जीएसटी नहीं है, मैं चाहता हूँ हमें जीएसटी में शामिल किया जाए। उसमें शामिल करने से भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ा फंड भी आएगा और हमारी इंडस्ट्री की वैल्यू पता लगेगी कि ये इंडस्ट्री का साइज क्या है और उससे भारत सरकार को कितने हज़ार करोड़ का जीएसटी मिला है। क्योंकि हम जो भी चीज़ बेचते हैं जो हमारे पास पीछे से आती है, पेपर है, प्रिंटिंग है या रॉयल्टीज़ हैं, सब पर जीएसटी है, पर हम जीएसटी क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका असर आम बच्चे पर पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार बुक्स इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी लगाए, उसके ज़रिए इंडस्ट्री की वैल्यू पता लगेगी, उसके ज़रिए हम लोग अपनी बात को कहने में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें। मैं चाहता हूँ चाहे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हों, चाहे एजुकेशन सेक्रेटरी साहब हों, कोई भी हो, हमें कॉल किया जाए। हमारी तरह काफ़ी पब्लिशर्स हैं जो 3rd जनरेशन में हैं, एंड दिस इज़ स्टार्ट बाय माय फादर 1960 व्हेन आई बोर्न। तो ऐसे बहुत पब्लिशर हैं जो फिर आज़ादी से पहले के भी पब्लिशर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे एटलीस्ट जो पब्लिशर 50 साल पुराने या 40 साल पुराने हैं, उनको सरकार कॉल करें, एक प्लेटफॉर्म पर बुलाए और उनका अनुभव का शेयर करें। हम नहीं कह रहे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बट जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम शेयर करें सरकार के साथ प्लेटफॉर्म पर, और उसमें जो सरकार को लगता है सही चीज़ है उसको इनकॉर्पोरेट करें। और लगता है सरकार के पास इतने बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं कि हमारी बातों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी बात को सुना तो जाए ना। जब सुनेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव है, हम 20 स्कूल कवर करते हैं ऑल इंडिया में, इवन ओवरसीज़ में भी हम स्कूल कवर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बात को सुना जाएगा, क्योंकि जो अपना अनुभव है, जो हमारी रिसोर्सेज है, मेरी तरह 50 पब्लिशर्स हैं नेशनल लेवल पर कम से कम, उसमें से 20 पब्लिशर तो ऐसे 40-50 साल से इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को बुलाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर उनकी राय ली जाए, तो कुछ ना कुछ सरकार को बेनिफिट ही मिलना है इससे, और उस बेनिफिट से आम पब्लिक को जो फ़ायदा होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ गोयल जी कि जैसे एक पुत्र अपनी बात अपने पिता के सामने रखता है, तो वैसे ही आप अपनी बात सरकार के सामने रख। मैं भारत सरकार को हमेशा माता पिता बोलता हूँ। हमारे माता पिता हैं, कोई भी सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है, कोई भी है, वो माता पिता अपने बच्चों का हित रखते हैं। कई बार कोई चीज़ में डायरेक्ट कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं माँ बाप को भी, उसी ढंग से सरकार को भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ जब वो निर्णय खुद को स्वयं पर पड़ता है, तो हम सरकार को बुराई करते हैं। अगर वो निर्णय दूसरे पर साबित हो तो हम कहते हैं गुड सरकार, गुड गवर्नमेंट। तो मैं गुड गवर्नमेंट तो हमेशा बोलता हूँ, मैं किसी सरकार की नीयत पर जाता हूँ। सरकार जो कर रही है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस नीयत से कर रही है। अगर वोट बैंक की नीयत से करी, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। अगर राष्ट्र हित के लिए कर रही है, समाज के हित के लिए कर रही है, वो मुझ पर क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा हो, मैं उसका वेलकम करता हूँ हमेशा। और ये पर्टिकुलर सरकार एक विचारों की सरकार है। ये सरकार किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सरकार एक विचारों की है। व्यक्ति आता है चले आता है, पर विचार हमेशा बने रहते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं इस विचार के पीछे जो संस्था जुड़ी हुई हैं, कि ये संस्था जुड़ी रहे हमेशा, क्योंकि ये विचार जो है ना, ये इसी की जीत है, व्यक्ति की जीत नहीं है। व्यक्ति का कभी कोई सेनापति कोई झंडा उठाता है, कभी कोई उठाता है, पर विचार हमेशा रहते हैं, विचार के पासन होते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और भारत के जाने माने शिक्षाविद और प्रकाशक श्री दिनेश गोयल जी के साथ इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत के जाने माने प्रकाशक समाज सेवी श्री दिनेश गोयल जी। गोयल जी, स्कूल की जो दुनिया है अपनी एक दुनिया है और जो अभिभावक हैं उनको फीस जमा करने में अपने बच्चों की ये मुश्किलें आ रही हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहाँ तक स्कूल ट्यूशन फीस की बात है, पेरेंट्स का एक स्वाभाविक है, पीछे से उनकी अपनी इनकम्स सबकी कम हुई हैं और कुछ स्कूल्स ने एक्टिविटी चार्जेस या अदर चार्जेस नहीं लिए पेरेंट्स से। और काफ़ी स्कूलों को जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, मेरी उनसे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने अपने टीचर्स को पूरी सैलरी दी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजुकेशन से उनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। आम व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझता है क्योंकि उनके टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहा है और उसको साथ साथ ऑफलाइन की सुविधा भी उन्होंने कर रखी है। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भाई मापदंड को ध्यान रखते, कोविड मापदंड को ध्यान रखते हुए कि 20 बच्चे से हाफ बच्चे बुलाए जाएँ। अगेन उनके एक्सपेंसेस पूरे हैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। उनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं तो पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिसको वो दे रहे हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। तो मैं स्कूलों को फेवर नहीं कर रहा हूँ, स्कूलों को ध्यान में रखते बात कर रहा हूँ। कुछ स्कूल्स पेरेंट्स के लिए 10-20% का रिलीफ कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली वो सेगमेंट जहाँ पर एक्चुअल में पेरेंट्स थोड़ा सा हैंड टू माउथ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप स्कूल्स लाइक DPS और बसंत वैली स्कूल्स और द मदर इंटरनेशनल स्कूल्स, जहाँ पर पेरेंट्स अच्छी बैकग्राउंड से आते हैं, वो शायद इतना नहीं उनको फ़र्क पड़ेगा। बट जो पेरेंट्स मिडिल क्लास पेरेंट्स है या लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स है पर्टिकुलरली, वहाँ मैं चाहता हूँ स्कूल भी वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, उनके रिसोर्सेज भी बड़ी लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो दोनों के दोनों को आपस में एक विचार विमर्श करके 10-20% अगर कम हो सकती है तो देयर इज़ नो हार्म। बाकी पेरेंट्स को कुछ जगह पर थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, उनके स्कूल की अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनके रिसिप्ट कम हुई हैं और उनके पास एक्सपेंसेस में कोई कमी नहीं हुई है। एक्सपेंसेस उनके वहीं के वहीं हैं, रिसिप्ट कम में कुछ बच्चे चले भी गए हैं और कुछ डिफ़ॉल्टर्स भी हुए हैं बच्चे, कुछ ने उसमें डिस्काउंट लिया है, तो ऑटोमेटिकली स्कूल की रिसिप्ट कम हुई है और उनकी एक्सपेंसेस वहीं के वहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ पेरेंट्स आगे बढ़ें और कुछ स्कूल्स आगे बढ़ें। आउटलुक के माध्यम से, खास मुलाकात के माध्यम से कि विचार हमेशा बने रहें, अच्छे विचार समाज को मिलें, समाज आगे बढ़े और हमारे देश में आगे बढ़े। क्योंकि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, समाज प्रदेश का हिस्सा है, प्रदेश देश का हिस्सा है और देश इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमारा दुनिया में नाम हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, वो देश में बहुत नाम कमा रहे हैं और मैं चाहता हूँ देश में भी उनके जो मान सम्मान है उनमें बढ़ोतरी हो। हमेशा हमारी शुभकामनाएं भारत सरकार के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और आउटलुक मैगजीन के लिए। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।